हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के बारे में। तो सबसे पहले मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण देश का केंद्रीय बैंक करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण करने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला हुआ है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। इसी प्रकार एक होती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया जाता है या वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके उद्देश्य को देखेंगे, मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उन्हें देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक नीति की परिभाषा के बारे में। तो जनरली होता क्या है, मौद्रिक नीति जब बनाई जाती है तो इसमें कुछ उद्देश्य रहते हैं, पहले से ही डिसाइडेड कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, मुद्रा के उपयोग में परिवर्तन किया जाता है, साथ ही साथ ब्याज दर में भी परिवर्तन करके पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रयत्न किया जाता है। तो आइए हम एक एक करके मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा क्या कहती है? मौद्रिक नीति से आशय सरकार या उसके केंद्रीय बैंक के उस नीति से है जिसके अंतर्गत वह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के उपयोग एवं ब्याज दर को नियंत्रित करता है। अब इसमें आपके लिए जो शब्द इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा मतलब अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुरूप मुद्रा की मात्रा को घटाया जा सके या बढ़ाया जा सके तो उसे हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। मुद्रा का उपयोग एक होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अगर किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है। इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन या यूं कहें कि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई है, और एक तरफ हमारे पास है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां हमें डिफ्लेशन का सामना करना पड़ रहा हो। तो क्या करेंगे? मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा के प्रवाह को ऑटोमोबाइल सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर प्रवाहित किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से मुद्रा का उपयोग हो गया कि हमने इधर इन्फ्लेशन था, इधर से इन्फ्लेशन को हटाकर इस साइड में मोड़ दिया। ये हमने कैसे किया? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया। दूसरा क्या है? मुद्रा की मात्रा। इससे पहले हमने जो बात की थी मुद्रा के मात्रा में परिवर्तन, तो आपने इससे पहले का लेक्चर देखा होगा, जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होता है तो उस समय क्या होती है? मुद्रा की मात्रा में कमी की जाती है, जबकि डिफ्लेशन के समय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है। इसी प्रकार ब्याज की दर में भी हम परिवर्तन करके पहले से निर्धारित जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन करना, आर्थिक विकास करना, मूल्य स्थायित्व बनाए रखना, विनिमय स्थिरता को बनाए रखना, ये सब मौद्रिक नीति के पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जिन्हें हम इस मौद्रिक नीति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, मुद्रा के उपयोग में परिवर्तन करते हैं, साथ ही साथ ब्याज दर में भी परिवर्तन या इसका नियंत्रण करते हैं।
दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि मौद्रिक नीति से अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की नीति से है। जनरली क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, हम ये दो कंडीशन रख के चलेंगे तो सारी की सारी मॉनेटरी पॉलिसी को समझ सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन हो गया तो उसमें क्या हो गया है, साख में विस्तार हो गया है, यानी लोन ज्यादा मात्रा में लोग ले रहे हैं, उधार ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं और उस उधार को लेकर खर्च कर रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अब इसे कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, साख की मात्रा में कमी करनी होगी, यानी लोन किस प्रकार से कम हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्याज दर को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार अगर डिफ्लेशन की स्थिति है, अस्फीति है, तो उस समय क्या होते हैं, साख की मात्रा को हम लोग बढ़ाते हैं, सस्ते दर पे लोन उपलब्ध कराते हैं, जिससे लोग लोन लेकर उसका प्रयोग करें और अर्थव्यवस्था में नए रोजगार अवसरों का सृजन हो। तो जो दूसरी परिभाषा है वो सिंपल में क्या कह दे रही है, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण नीति को ही हम मौद्रिक नीति कह देते हैं। कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं जिन्हें हम सिंपली पढ़ लेते हैं। एच.जी. जॉनसन के शब्दों में मौद्रिक नीति का अर्थ केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण नीति से है, जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। अगली परिभाषा पॉल इंजिन के शब्दों में है, जिसमें पॉल इंजिन कहते हैं, मौद्रिक नीति में वे सभी मौद्रिक उपाय जिनका उद्देश्य मुद्रा प्रणाली पर प्रभाव डालना हो सम्मिलित होता है। तो ये सभी परिभाषाएं लगभग समान है, आपको जो भी अच्छी लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, पूर्ण या उच्च स्तरीय रोजगार स्तर बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ फुल और हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसकी बात हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते आए हैं, जिसके तहत हमने देखा था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिन्हें हम लोग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं, इनका विचार था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य दशा है, यानी जितने भी लोग अर्थव्यवस्था में हैं उन सभी को रोजगार मिला हुआ है, इसलिए इसका किसी प्रकार से अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ बेरोजगारी हो सकती है, तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ये बेरोजगारी क्या होगी, अल्पकालीन होगी और अर्थव्यवस्था में कुछ शक्तियां, अदृश्य शक्तियां इस प्रकार से क्रियाशील होंगी कि दीर्घकाल में इस बेरोजगारी को दूर कर देंगी। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने एक ऐच्छिक बेरोजगारी का भी कॉन्सेप्ट बतलाया था। ये एक ऐच्छिक बेरोजगारी होगी जो पाई जाती है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में एक निश्चित मजदूरी दर पे काम उपलब्ध होता है, लेकिन कुछ लोग इस मजदूरी दर पे काम नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों को हम लोग ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे, क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे इसे। काम उपलब्ध है लेकिन इन लोगों को पैसा कम लग रहा है और इस कम पैसे पे ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य घटना है, किंतु जब 1929-30 का समय आया, विश्वव्यापी मंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो हमने देखा कि अति उत्पादन हो गया और साथ ही साथ बेरोजगारी भी बहुत अधिक मात्रा में फैल गई थी। तो कीन्स ने बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि एक असामान्य स्थिति है। कभी कभी ही मिल पाती है, वरना हमेशा पूर्ण रोजगार से कम रोजगार अर्थव्यवस्था में रहता है। और किसी भी सरकार को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग रोजगार उपलब्ध कराएं, और वो भी अच्छे क्वालिटी का रोजगार लोगों को उपलब्ध हो पाए। तो इस प्रकार जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी इस प्रकार से बनाया जाता है कि जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन हो सके।
फिर इसके बाद दूसरा इसका उद्देश्य होता है मॉनेटरी पॉलिसी का मूल्य में स्थायित्व बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। यदि कि वस्तुओं की कीमतें में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई वस्तु है, ये प्राइस है, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो ये अस्फीति या डिफ्लेशन की तरफ लेके जाएगा हमें। अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ, या मतलब सभी वस्तुओं की कीमतें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, और सभी वस्तुओं की लगभग सभी वस्तुओं की कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है तो इससे अर्थव्यवस्था के में जो रहने वाले लोग हैं और जो अर्थव्यवस्था का विभिन्न सेक्टर है, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, या यूं कह ले कृषि समाज, निश्चित सैलरी पाने वाले लोग, उत्पादक वर्ग, इन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन है तो गरीबों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कुछ क्या अधिकांश सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं जिन्हें अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है गरीब लोगों के लिए, इसलिए इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि वस्तुएं बन तो जाती हैं लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है, प्राइसेस कम रहती हैं। जब खरीदार नहीं होंगे तो आगे का उत्पादक नहीं करेगा और धीरे धीरे जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उन्हें निकालने लगेगा। तो प्राइस स्टेबिलिटी इसलिए आवश्यक है कि कीमतें क्या होनी चाहिए, एक समान स्तर पे रहनी चाहिए, कीमतें न तो कम होनी चाहिए न तो अधिक होनी चाहिए। और प्राइस स्टेबिलिटी के उद्देश्य यानी प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम किसका होता है, केंद्रीय बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी का एक प्रमुख कार्य होता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि कीमतों को एक समान सदैव के लिए बनाए रखा जाए। एक्चुअली थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होती है, थोड़ी सी मुद्रास्फीति आवश्यक होती है, जिससे क्या होते हैं, उत्पादक वर्ग लाभ प्राप्त करते हैं और अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। तो भारत में जो इन्फ्लेशन है उसे 2 से लेकर 6% के बीच में माना गया है। अगर 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के तीसरे उद्देश्य, जिसका नाम है विनिमय स्थिरता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध है। हम विश्व को कुछ वस्तुएं और सेवाएं निर्यात करते हैं तथा शेष विश्व से कुछ वस्तुएं और सेवाएं आयात करते हैं। इसके बदले में हमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस विदेशी मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहेगा तो तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य होता है कि विनिमय में स्थिरता बनाए रखना। तो विनिमय दर से आशय हमारा होता है कि वह दर जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है उसे हम लोग विनिमय दर कहते हैं। अब अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो सहयोग होता है उसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी। कुछ लोग डॉलर को बिना आवश्यकता के ही या विदेशी मुद्रा को बिना आवश्यकता के ही खरीद लेंगे। जैसे अगर $1 की कीमत मान लेते हैं $1 बराबर 50 रुपीज है और हमने 100 वस्तुओं का आयात किया, तो हमें कितना पैसा देना पड़ा, कुल 5,000 रुपये देना पड़ा। लेकिन अगर हम 100 वस्तुओं का ही आयात कर रहे हैं और डॉलर की कीमत अब बढ़ के क्या हो गई, 100 रुपये हो गई, तब हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। सॉरी, 10,000 रुपये
देने पड़ेंगे। 100 वस्तुओं के लिए हमें 10,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो जो विनिमय दर में स्थिरता नहीं रहती है तो ये तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। समस्या में पहली समस्या हमारी क्या हो गई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सहयोग में कमी होगी। कुछ लोग पैसे को पहले से ही डॉलर को खरीद लेंगे और जब इसका मूल्य बढ़ेगा तो डॉलर को बेच देंगे, जिससे सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ेगी और भुगतान शेष में भी तमाम तरीके की अड़चनें आ सकती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या होता है कि विनिमय में स्थिरता बनाए रखना भी एक उद्देश्य है। फिर अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कोई भी देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे वो विकसित देश हो, उन देशों की मॉनेटरी पॉलिसी का यह उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जाए। आर्थिक विकास को पहले हमें समझना होगा कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो दो शब्द आते हैं, एक होता है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, और एक आपका है आर्थिक विकास। दोनों को लोग जनरली एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जनरली होता क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में? इसमें यदि देश की जीडीपी बढ़ रही हो या जीएनपी बढ़ रही हो या पर कैपिटा इनकम, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में अगर लगातार वृद्धि हो रही हो तो हम मानेंगे कि देश की क्या हो रही है? आर्थिक समृद्धि हो रही है। ये देश के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरा शब्द हमारे पास क्या है? आर्थिक विकास। ये आर्थिक विकास क्या है? एक व्यापक शब्द है। ये आर्थिक समृद्धि से बड़ा होता है। अगर जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, एजुकेशन लोगों को आसानी से मिल जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जा रही है, यानी अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट एक तरीके से हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास बोलेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या होता है कि किस प्रकार से आर्थिक विकास को अचीव किया जाए, यह भी होता है। फिर अगला आता है इनकम स्टेबिलिटी। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज में लोगों की जो आय हो वो क्या हो? स्थिर हो, मतलब इनकम में क्या हो? स्टेबिलिटी हो। और कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा ना हो जाए और कुछ लोगों की इनकम बहुत कम ना हो जाए, यानी आय की विषमता में भी कमी हो। इस प्रकार की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला उद्देश्य है कि जो मनी है वो क्या होना चाहिए? तटस्थ होना चाहिए। मुद्रा को केवल एक विनिमय के माध्यम के रूप में ही काम करना चाहिए। इससे वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या हैं? मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। अब इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके पास मौद्रिक नीति के कुछ टूल्स होते हैं या उपकरण होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण या इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, परिमाणात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स, और दूसरा आता है गुणात्मक विधियां या क्वालिटेटिव मेथड्स। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ रखा है, तो आप लोग उसे देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत या क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत क्या होता है? हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने का क्या मतलब है? अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, मुद्रा स्फीति है, तो इस समय क्या करेंगे? मुद्रा की मात्रा में कमी करेंगे। और जब डिफ्लेशन की स्थिति होगी तो उस समय क्या करेंगे? हम लोग मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं।
तो जब हम मुद्रा की मात्रा में कमी करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, कंट्रक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो इसके तहत होता क्या है कि अर्थव्यवस्था से मुद्रा को अवशोषित किया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था से मुद्रा कम की जाती है। ऐसा कब किया जाता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे किया जाता है। वहीं जब अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा का समावेश किया जाएगा तो उसे हम लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं। अब दूसरा जो हमारा था गुणात्मक विधि, इसके अंतर्गत हम लोग मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन किया जाता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति सामान्य हो लेकिन किसी विशेष क्षेत्र जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन आ गया हो और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो, डिफ्लेशन की स्थिति हो, तब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करते हैं, मुद्रा का प्रवाह ऑटोमोबाइल सेक्टर से हटाकर एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर किया जाता है। इसके तहत करते क्या है कि अगर ऑटोमोबाइल में मान लेते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं 10% इन्फ्लेशन चल रहा है यहाँ पे, तो इस क्षेत्र के लिए हम लोग ब्याज की दरों में वृद्धि कर देते हैं। जैसे लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेके लोग बहुत ज़्यादा लोन लेकर क्या कर रहे हैं, 4 व्हीलर खरीद रहे हों, तो इस समय केंद्रीय बैंक क्या करेगा, ऑटोमोबाइल्स खरीदने के लिए जो लोन लिया जा रहा है उसकी रेट बढ़ा देगा। यानी यहाँ पे 4 व्हीलर खरीदने के लिए जब लोगों को लोन चाहिए तो अब उन्हें पहले से ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर देगा, ब्याज में कमी कर देगा। अगर आप खेती करने के लिए लोन ले रहे हैं तो इधर वो ब्याज में कमी कर देगा। तो इस प्रकार मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन करके भी जब मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन किया जाता है तो ये गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हमने इसे पहले ही पढ़ रखा है कि गुणात्मक विधियों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सी विधि क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आ रही है और कौन सा क्वालिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत आ रहा है। तो क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक विधियों के अंतर्गत आने वाले टूल्स आपके पास हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो जिसमें CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR आता है आपका, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत हैं। और वहीं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, पब्लिसिटी और प्रत्यक्ष कार्रवाई हमारा गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो भारत में मौद्रिक नीति बनती है वह कौन बनाता है। तो भारत में मौद्रिक नीति बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जिसके तहत वह एक कमेटी बनाती है, समिति बनाती है, और यह समिति ही मौद्रिक नीति का निर्माण करेगी। इस समिति में 6 मेंबर होते हैं। रिजर्व बैंक के 3 मेंबर्स होते हैं और 3 भारत के बहुत ही विशेष प्रकार के इकोनॉमिक्स में जो लोग योगदान जिनका रहता है उन्हें सरकार नामित करती है। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो इसी के बारे में हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। तो भारत में मौद्रिक नीति बनाने का अधिकार किसे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेट बी में वर्णित है। इसके बाद आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा करती है और इस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, जिसका रिजर्व बैंक का गवर्नर पदेन अध्यक्ष होता है। इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी होते हैं, एक आपके हो गए गवर्नर, खुद गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एक डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। 3 मेंबर इधर से हो गए और 3 प्रख्यात अर्थशास्त्री जो कि सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। सरकार के द्वारा जो नामित किए जाते हैं ये 4 साल के लिए काम करते हैं और एक बार अगर ये नामित हो गए तो इनका रीअपॉइंटमेंट दोबारा नहीं होता है। तो वर्तमान में निम्न सदस्य मौद्रिक नीति समिति में शामिल हैं। पहले कौन से हो गए आपके? शक्तिकांता दास जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं और ये हमारे आरबीआई के गवर्नर भी हैं। दूसरे हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा। तीसरे हैं राजीव रंजन, ये मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के कार्यकारी निदेशक भी है, ईडी जिनको बोलते हैं। फिर इसके बाद 3 सदस्य जो कि केंद्र सरकार ने नामित किए हुए हैं। पहले हैं आपके आसिमा गोयल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं और मुंबई में IGIDR इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर भी हैं। फिर इसके बाद शशांक भिड़े हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर जयंत वर्मा है। तो ये 6 मेंबर्स हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हैं। शुरू के 3 मेंबर्स आपके आरबीआई के अधिकारी हैं और 3 क्या हैं? प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। तो जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो मेजोरिटी देखी जाती है। जैसे सरकार बनती है तो जो मेजोरिटी में आते हैं उन्हीं का सरकार बनती है। तो यहाँ पर भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के आधार पर लिया जाएगा। यानी इस 6 सदस्य में से अगर 4 सदस्य किसी चीज के फेवर में है तो उस निर्णय को मान लिया जाएगा और 2 सदस्य अगर फेवर में नहीं है तो भी उनके निर्णय को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि टाई हो जाता है, कोई निर्णय लेना हो, 3 लोग उस निर्णय के पक्ष में हैं और 3 लोग क्या हैं? उसके विपक्ष में हैं। तो यहाँ पे जो शक्तिकांत दास हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, साथ ही साथ इसके पदेन अध्यक्ष हैं, तो इन्हें एक एक्स्ट्रा वोट डालने का अधिकार होता है। तब ये टाई आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और निर्णय लिया जाएगा, वो विशेष निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने के बाद जैसे जनरली होता क्या है कि इन्फ्लेशन है तो उसमें आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ा दिया या रेपो रेट को घटा दिया, ये निर्णय लिया जा रहा है। तो जो मेंबर्स होंगे वो अपना पक्ष रखेंगे कि वो क्यों चाहते थे कि रेपो रेट को बढ़ाया जाए और या वो क्यों चाहते थे कि रेपो रेट को स्थिर रखा जाए। तो इन्हें अपना पक्ष भी रखना पड़ता है, मीडिया में ये लोग अपना पक्ष रखते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो इसके अंतर्गत साधारण बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है। बहुमत न होने पर या टाई हो जाने पर एक अतिरिक्त वोट करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को होता है, क्योंकि ये मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान जनादेश 31 मार्च 2026 तक 4% मुद्रास्फीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुद्रास्फीति है उसे ये लोग 4% तक
रखना चाहते हैं और इसमें प्लस माइनस 2% का एक सहनशीलता का स्तर होता है। यानी अगर इस चार में हम 2 जोड़ दें तो क्या हो गया 6%। इन्फ्लेशन क्या हो सकता है 6% भी हो सकता है अधिक से अधिक, तब भी ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन 4 में से हमने 2 माइनस कर दिया यानी 2%, यानी 2% से लेकर 6% के बीच अगर इन्फ्लेशन है तो इसको हम लोग या मॉनेटरी पॉलिसी इसको क्या करती है इग्नोर करती है कि ठीक है ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। लेकिन 6% से ऊपर होने पे ये इसको ठीक नहीं माना जाता है, उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है। सरकार द्वारा नामित सदस्य नियुक्ति की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जबकि अन्य 3 सदस्य आधिकारिक हैं। केंद्र सरकार का कोई भी नामित व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है, विशेष रूप से कम 1 तिमाही में 1 बार, और यह ऐसी प्रत्येक बैठक के बाद अपने निर्णय प्रकाशित करते हैं। मौद्रिक नीति पेश होने के 14 दिन के बाद सभी सदस्य अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो थैंक यू।